membership of the company. Before starting with this, we have to know the difference between member and the shareholder. Members definition is given under Companies Section 2, Clause 55 of the Companies Act, but shareholders definition is not given under the Companies Act. Now we'll see meaning of the member. Member means a person whose name entered in the register of the members. कंपनी का जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं ना, वो रजिस्टर में अगर वो कोई भी पर्सन का नाम रजिस्टर्ड है, कोई भी पर्सन का नाम एंटर्ड किया है वो रजिस्टर में, देन दैट पर्सन बिकम्स मेंबर ऑफ द कंपनी. बट अ पर्सन इज सेड टू बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हु होल्ड्स शेयर्स ऑफ द कंपनी. कोई भी कंपनी का शेयर्स हो पर्सन होल्ड कर रहा है मीन्स दैट पर्सन इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. नाउ कौन से कंपनी को मेंबर्स, which company can have members and which company can have shareholders? Now we'll see. Every company, whether it may have share capital or not, or guarantee, limited by guarantee and so on, हर एक company may have members. But in case of shareholder, company is having share capital can have the shareholders. company के पास share capital है तो that company can have shareholders. If company limited by guarantee, if company limited by something else, शेयर कैपिटल नहीं है तो वो कंपनी का शेयर होल्डर्स भी नहीं हो सकता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. अगर मैंने किसी को शेयर ट्रांसफ़र किया, पहले शेयर्स मेरे नाम पे था, मेरे नाम से शेयर्स मैंने ट्रांसफ़र किया, तो जब तक वो पर्सन का नाम रजिस्टर में एंटर नहीं करेगा तब तक वो पर्सन मेंबर नहीं कहलाया जाएगा. अनटिल हिज नेम एंटर इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी दैट पर्सन कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी. अगर वो शेयर्स ट्रांसफ़र किया तो भी वो मेंबर नहीं माना जाएगा. नाउ व्हेन इट कम्स टू शेयर होल्डर, एज सुन एज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जैसे ट्रांसफ़र किया मैंने शेयर्स को, द अपोजिट पर्सन बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द शेयर्स. Definition of member, Section 2, Subclause, Section 2, Clause 55 of the Companies Act. Subscribers of the MOA, Memorandum of Association, deemed to be members of the company. Person who agrees in writing to become members and who holds shares, but condition क्या है, whose name entered in the register. ऑफ कोर्स इन लोग का भी नाम रजिस्टर में एंटर करना चाहिए. जिसका भी नाम रजिस्टर में एंटर किया है, all those persons becomes members of the company. Subscribers of the MOA deemed to be members. Person खुद से who agrees in writing to be a member of the company. A person who holds shares and जिसका नाम रजिस्टर में एंटर किया. So 3 things are mentioned in the definition of the member. Now we'll see procedure for becoming a member by subscribing to MOA. MOA के सब्सक्राइब करने के बाद कैसे वो मेंबर बनेगा हम लोग देखते हैं. सो सब्सक्राइबर्स तो सब्सक्राइबर्स को पहले प्रमोटर्स सेलेक्ट करते हैं. प्रमोटर्स सेलेक्ट सब्सक्राइबर्स हु एग्री टू टेक मिनिमम 1 शेयर. सब्सक्राइबर बनना है, ऑफकोर्स सब्सक्राइबर को सेलेक्ट कौन करेगा, प्रमोटर सेलेक्ट करेंगे, बट सब्सक्राइबर्स मस्ट एग्री टू टेक मिनिमम 1 शेयर. उनके पास एक कंपनी का 1 शेयर तो होना ही चाहिए. एंड दिस सब्सक्राइबर्स मस्ट गिव फुल डिटेल्स टू द कंपनी. उनका नाम, फुल डिटेल्स, एड्रेस एंड सो फुल डिटेल मस्ट बी गिवन टू द कंपनी. अभी कंपनी तो अब तक रजिस्टर नहीं हुआ. ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वंस गेट रजिस्टर्ड. सो जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, दिस सब्सक्राइबर्स बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी. एंड द सब्सक्राइबर्स जिन लोगों ने एग्री किया ना, मिनिमम शेयर्स एग्री टू टेक, जितना भी शेयर्स उन्होंने एग्री किया था लेने के लिए, वो शेयर्स का जितना भी पैसा बनता है दे मस्ट पे फॉर द शेयर्स एग्रीड बाय देम एंड नेम्स प्लेस्ड ऑन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. वो एक बार वो पैसा पे किया तो उनका नाम रजिस्टर में एंटर किया जाएगा. नाउ विल सी सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. Section 19 says no company holds shares either itself or through nominees in a holding company. अगर कोई भी कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है, either through itself or through nominee holding company में shares hold नहीं करेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सिडियरी कंपनी. सब्सिडियरी कंपनी itself खुद से और through nominee cannot hold shares in the holding company. Same for the holding company. No holding company allot or transfer its shares to the subsidiary company. जो subsidiary company
through itself or through nominees cannot hold shares in the holding company. When it comes to holding company must not allot or transfer shares to its subsidiary company. अगर उसने किया है तो that transfer, that allotment should be considered as void in the law. Now we'll see exception to section 19. Subsidiary company can hold shares as legal representative of deceased or as a trustee. Subsidiary company holding company में shares hold कर सकता है, but as a legal representative of the deceased और as a trustee इसको voting rights enjoy कर सकता है. Now one more case, when if subsidiary company बनने से पहले अगर कोई शेयर्स होल्डिंग कंपनी में होल्ड करता है तो वो शेयर्स वो कंटिन्यू कर सकता है होल्डिंग, बट कंडीशन क्या है, इट कैन नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स. शेयर्स एज अ शेयर होल्डर तो रहेगा कंपनी में, बिकॉज वो पहले से होल्ड सब्सिडियरी कंपनी बनने से पहले से शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो शेयर्स को होल्ड कर सकता है अभी भी, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, उसके पास जो भी वोटिंग राइट्स है वो उसको एक भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा. Now we will see modes of acquiring membership. First is by subscribing to MOA, that we have seen already. By allotment of shares, we all knows that allotment of shares. By transfer of shares, by transmission, by becoming beneficial owner. Beneficial owner में depository के account में जिसका नाम as a beneficial owner लिखा है, that beneficial owner is also considered to be a member of the company. Now by एस्टोपेल मीन्स अगर कोई पर्सन है जिनका नाम रजिस्टर में है अभी भी, और वो पर्सन को भी मालूम है कि उसका नाम रजिस्टर में है, बट ही इज़ नॉट एक्चुअली द मेंबर ऑफ द कंपनी, उसको मालूम होने के बाद भी वो अपना नाम रजिस्टर में रखता है, ही डिड नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दैट, देन ही ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी बाय एस्टोपेल. नाउ वी विल सी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप कैसे टर्मिनेट होगा वो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट सरेंडर ऑफ शेयर्स, मैंने खुद जाके अपने शेयर्स को सरेंडर कर दिया तो मेंबर नहीं होगा, मेरा नाम रजिस्टर से निकाल देंगे हम लोग. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, मेरे शेयर्स को लीगल हेयर को ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए मेंबर बाय द कंपनी ने खुद का शेयर्स सेल कर दिया. वेल कंपनी हैज़ एक्सरसाइज लियन, कंपनी ने खुद का शेयर्स किसी को सेल किया तो ऑफकोर्स मेंबरशिप तो जाएगा ही. एंड बाय फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स, कंपनी ने फॉरफीचर किया शेयर्स का तो उसका मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगा. नाउ वी विल सी कैपेसिटी टू बिकम अ मेंबर. कौन कौन मेंबर बन सकता है वो हम लोग देखते. तो फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ माइनर. कैन माइनर बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी? येस, ही कैन बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, बट कंडीशन है वो कंडीशन हम लोग देखते हैं. कभी भी माइनर को शेयर्स खरीदना है तो ही मस्ट एक्वायर फुल्ली पेड अप शेयर्स, पार्टली पेड अप शेयर्स को एक्वायर नहीं कर सकता है. इफ़ कंपनी गलती से उसके इग्नोरेंस से माइनर को शेयर्स अलॉट किया, वो भी पार्टली पेड अप शेयर्स अलॉट किया, देन इन दैट केस कंपनी को क्या क्या लायबिलिटी वो हम लोग देखते हैं. ऑल्दो ही इज़ अ माइनर, बट कंपनी को नहीं मालूम था और कंपनी ने कुछ इग्नोर करके उसको शेयर्स अलॉट किया एंड दो शेयर्स आर पार्टली पेड अप शेयर्स, देन इन दैट केस माइनर नॉट लायबल फॉर अनपेड शेयर्स. जो भी अनपेड अमाउंट है माइनर इज नॉट एट ऑल लायबल. इवन माइनर का जो गार्डियन है वो भी लायबल नहीं होगा टू पे दैट अनपेड अमाउंट पे करने के लायबल गार्डियन भी नहीं होगा, बिकॉज इट्स द इग्नोरेंस ऑफ द कंपनी. एंड माइनर कैन रिप्यूडिएट अलॉटमेंट मेड टू हिम एंड माइनर कैन रिसीव बैक द अमाउंट. जो भी उसने दिया था अमाउंट वो वापस वो लेने का चांसेस है. Next is what company. Of course, company can be a member of any other company if it is authorized by its MOA. एक कंपनी दूसरे कंपनी का मेंबर्स बन सकता है अगर उसके MOA में अथॉरिटी है तो. नेक्स्ट वन इज व्हाट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी लीगल, of course cooperative society is a legal person because it's registered under some specific act, that is Societies Registration Act 1860. ये एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड है, देन देयरफॉर वी कैन कॉल इट एज अ लीगल पर्सन है तो इट कैन होल्ड द प्रॉपर्टी. देयरफॉर लीगल पर्सन है, रजिस्टर्ड है, इट कैन होल्ड द प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट वन इज ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन का भी सेम लॉजिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसा.
It's registered under the act, therefore it is a legal person, therefore it can acquire shares. Next one is what? Firm, partnership, and all we see. Firm is not a legal person, therefore it cannot be a member of the company. Again, same for the HUF. No separate legal person, no identity, therefore it cannot be a member of the company. Next one is joint holders. एक या एक से ज़्यादा person can hold shares. Combined वो लोग combined name में joint name वो लोग shares को hold कर सकते हैं. Next one is foreigner. Can a foreigner be a member? Yes, foreigner be a member of the company, but before becoming the member of the company he must comply with FEMA Act 1999. अगर उसने शेयर्स रिक्वेस्ट किया, कंपनी ने अलॉट किया अंडर फेमा एक्ट 1999 सेक्शन सब कंप्लाई करने के बाद, अभी फॉरेनर शेयर्स होल्ड करता है, लेकिन होल्ड करने के बाद अगर फ्यूचर में कोई वॉर ब्रेक होता है, कुछ अनसर्टेन कंडीशन फॉर्म होते हैं, तो इन दैट केस जब तक वो कंडीशन सॉर्ट आउट नहीं होगा, फॉरेनर को कोई भी वोटिंग राइट्स, जो भी राइट्स अवेलेबल होते हैं होम कंट्री शेयर होल्डर्स को, वो राइट उसको अवेलेबल नहीं होगा जब तक वो वॉर का जो भी सिचुएशन से वो सॉर्ट आउट नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज व्हाट? गवर्नमेंट. Can government be a member of the company? Yes, government can be a member of the company. Next one is what? Insolvent. अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है, तो जब अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है तो उसके सब शेयर्स, प्रॉपर्टी वो किसके कंट्रोल में, किसी के अंडर में जाता है? ऑफिशियल रिसीवर के अंडर में जाता है. तो ऑफकोर्स शेयर्स तो ऑफिशियल रिसीवर के कंट्रोल में चला गया, लेकिन और जब तक ऑफिशियल रिसीवर वो शेयर्स को सेल ऑफ नहीं करता, तब तक इंसॉल्वेंट कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी. ऑफिशियल रिसीवर एक बार इंसॉल्वेंट के शेयर्स को सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, तो उस मोमेंट से इंसॉल्वेंट कंपनी का मेंबर नहीं होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पर्सोनेशन एज अ मेंबर. मीन्स सेक्शन 57. इसका मतलब होता है अगर कोई पर्सन मेंबर नहीं है कंपनी का, लेकिन ऐसा दिखाता है कि वो कंपनी का मेंबर है, एंड जो मेंबर्स को जो बेनिफिट्स मिलता है वो बेनिफिट्स ये पर्सन लेता है, तो वो केस में क्या होगा हम लोग देखते हैं. डिसीटफुल्ली पर्सोनेट एज अ ओनर ऑफ द शेयर्स. अगर ये कोई कंपनी में इंटरेस्ट जताता है, ऑल्दो उसके पास कोई इंटरेस्ट, कंपनी को कोई इंटरेस्ट वो होल्ड नहीं करता, जो भी कंपनी का मनी है वो रिसीव करने का कोशिश करता है, जो भी कूपन इश्यूड हुआ है कंपनी से वो कूपन्स लेने की कोशिश करता है एज अ मेंबर डिसीटफुली वो पर्सनेट करके, तो इन दैट केस दिस पर्सन, वो पर्सन को पनिशमेंट है 1 year to 3 year इम्प्रिजनमेंट, फाइन 1 lakh to 5 lakh. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर. सेक्शन 48. अगर शेयर होल्डर्स के राइट में कुछ वेरिएशन करना है तो कंपनी को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है वो हम लोग देखते हैं. कुछ भी प्रोसीजर, अगर शेयर होल्डर्स के राइट में कुछ वेरिएशन करना है तो कंपनी को पहले चेक करना पड़ेगा कि MOA में वैसा वेरिएशन करने का प्रोविजंस है कि नहीं है. अगर नहीं है, अगर MOA में कोई भी प्रोविजंस नहीं है, देन company must confirm that such variation is not prohibited by the terms of the issue. शेयर्स को इश्यू करते वक्त जो भी टर्म्स के बेसिस पे कंपनी शेयर्स इश्यू किया था, वो टर्म्स को वो प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए. जब तक वो प्रोहिबिट नहीं करता है तो तब तक वो शेयर होल्डर्स के राइट को वेराई कर सकता है. एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हाट? विथ कंसेंट ऑफ 3/4 होल्डर्स ऑफ दैट क्लास. जो भी क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स को वेराई करना चाहता है, वो क्लास के शेयर होल्डर्स के 3/4 शेयर होल्डर्स का कंसेंट लेना चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन एट सेपरेट मीटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. जो भी क्लास के राइट्स को वेराई करना चाहता है वो क्लास के मीटिंग सेपरेट बुलाओ एंड वहाँ पे SR पास करो. नाउ वी विल सी राइट्स ऑफ द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स. यहाँ पे कुछ वेराई किया था ना राइट्स, अगर वो राइट से किसी शेयर होल्डर्स को, उन लोग को नहीं लगता है, सम शेयर होल्डर्स आर डिसेंटिंग, खुश नहीं है, तो लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोसीजर आगे देखेंगे. SR पास करने से, या फिर व्हाट वी कैन से कंसेंट देने के 21 days के अंदर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देना चाहिए.
एंड ये डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 10%। जो लोगों ने हु डिड नॉट कंसेंट टू और वोट इन द फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन, तो एटलीस्ट 10% तो लोग होना ही चाहिए एप्लीकेशन देने के लिए ट्रिब्यूनल को। एंड वन मोर इज देयर दैट एप्लीकेशन मे बी मेड बाय वन और मोर हु अपॉइंटेड ऑन देयर बिहाफ। ये जो 10% शेयर होल्डर्स है ना, वो कोई एक पर्सन को अथॉरिटी दे सकते हैं कि उनके बिहाफ में ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे दें। अभी उन लोगों ने अप्लाई किया 21 डेज के अंदर अंदर, अगर एक बार डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स ने ट्रिब्यूनल का एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन देने के बाद जो भी उन लोगों ने डिसीजन लिया था वेरिएशन ऑफ राइट्स में, वो वेरिएशन ऑफ राइट शेल नॉट हैव एनी इफेक्ट। जब तक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कंफर्म नहीं होगा तब तक वो इफेक्ट में नहीं लाया जाएगा। ट्रिब्यूनल एक बार एप्लीकेशन दे दिया, सब फुलफिल हो गया, तो ट्रिब्यूनल शेल हियर द एप्लीकेंट में कन्फर्म और कैंसिल, वेरिएशन को कन्फर्म भी कर सकता है, वेरिएशन को कैंसिल भी कर सकता है आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट। एक बार ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया तो ऑर्डर पास करने के 30 डेज के अंदर अंदर वो कॉपी ऑफ ऑर्डर कंपनी को, रजिस्ट्रार को भी देना पड़ेगा एंड आरडी को भी देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो पनिशमेंट है 25K to 5 लाख फॉर द कंपनी एंड फॉर द ऑफिसर 6 मंथ तक भी जा सकता है उसका इम्प्रिजनमेंट, एंड सेम 25K to 5 लाख का पनिशमेंट। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस दैट इज रूल 68A ऑफ द NCLT रूल 2016। एप्लीकेशन जो दिया था ना उन लोगों ने, वो एप्लीकेशन का फॉर्म है NCLT 1। एप्लीकेंट 14 डेज बिफोर डेट ऑफ फाइलिंग पिटिशन फाइल करने के 14 डेज पहले एडवर्टीजमेंट देना है न्यूज़पेपर में। वो एडवर्टीजमेंट में देने के बाद कुछ ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ, तो जो भी ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ एप्लीकेंट को, दोज ऑब्जेक्शन शल फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड करना चाहिए टू रजिस्ट्रार एंड आरडी रीजनल डायरेक्टर ऑनर बिफोर हियरिंग। हियरिंग से पहले रजिस्ट्रार को एंड आरडी को ये ऑब्जेक्शंस फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कौन फॉरवर्ड करेगा? एप्लीकेंट फॉरवर्ड करेगा।